नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हलचल नजर आ रही है। बीजेपी से एक टैगलाइन से काफी बीजेपी के नाम हटते नजर आ रहे हैं। आदित्य योगी नाथ की नाराजगी कहें या बीजेपी की नाराजगी कहें या मोदी अमित शाह की नाराजगी कहें, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की लगातार खबरें आ रही हैं और योगी सरकार ने कई बैनर पोस्टरों से बीजेपी के नामों को और मोदी सरकार के फोटो तक को हटा दिया है, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए सुरेंद्र जी, जी। दोनों बातें। एक तो जो आपने कहा कि नमामि गंगे का जो जी। पोस्टर अभी जारी किया योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगियों की तरफ से, उसमें से स्वघोषित गंगा पुत्र का चित्र गायब है। जी। एक बहुत बड़ी बात साफ है कि ये बड़ा युद्ध है। आरएसएस और भी परेशान है दोनों से, जी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनके किसी भी कीमत पर 2024 से पहले पहले निपटाने की योजना थी। जी। लेकिन एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, मैं लाख नरेंद्र मोदी की तमाम चीजों से खिलाफत रखता हूं हर तरीके से। मोदी की वाणी से, व्यवहार से, वचन से, चरित्र से, चाल से, संगठन से, आप समझ रहे हैं ना। जी। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि देश और दुनिया में जो चतुर नेता है, जो अपना खेल कहां खेला जाएगा, खेल का मैदान कैसा होगा, खेल के नियम क्या होंगे और खेल में रेफरी कौन होगा, यह तय करता है नरेंद्र मोदी। जी। ये जो अभी आपको दिख रहा है कि कोरोना का वैक्सीन, देखिए आप समझ लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी चतुराई के साथ में हमारे देश के अंदर जो लाखों की संख्या में लोग मरे, कम नहीं भाई सुरेंद्र जी, मैं आपके सामने बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूं, जब भारत में 4200 लोग रोज मर रहे थे, जी। तो शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तानों में, हॉस्पिटल से लेकर नदियों में, हर जगह लाशों का अंबार लगा हुआ था। जी। और 1000 लोगों की मृत्यु कब हुई? सिर्फ 3200 की मृत्यु रोज होने लग गई। तो ना लाशें नदियों में दिखी, न हॉस्पिटलों में नजर आ रही थी, न शमशान घाटों में कतार थी, न कब्रिस्तानों में कतार थी। वरिंदर जी से मैं एक सवाल रखना चाहूंगा। वरिंदर जी, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गलियारा जो होता है वह पीएम की कुर्सी पर लेकर जाता है। तो इस वक्त के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो तमाम पार्टियां अपना मुकद्दर आजमाने लग रही हैं, किस नजर से आप देखते हैं आने वाले भविष्य की राजनीति को तमाम पार्टियों के लिए? क्या कहना चाहेंगे वरिंदर जी? देखिए, आपका सवाल तो ठीक है, पीएम तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपनी सीएम की कुर्सी बचा लें, वही मुझे लग रहा है कठिन काम लग रहा है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, पिछले काफी दिनों से जो मीडिया पर चल रहा है, जो अभी जो आपने रावत जी ने मल्ल युद्ध नाम दिया है, जो मल्ल युद्ध चल रहा है मोदी और योगी में, इसमें कौन जीत पाएगा, मोदी जीतेंगे कि योगी जीतेंगे, यही कुछ निश्चित नहीं है। ये चुनाव तय करेगा अगले आने वाला कि 2022 में यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनता है। और जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता कि बीजेपी सत्ता में आ पाएगी, योगी दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि आपस में जब इनमें ही ग्रह कलह मलय युद्ध चल रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कहने चाहिए नीचे गिराने के चक्कर में है। तो जब आपस में संगठन में ही नहीं चलेगा तो कौन तो चुनाव लड़वाएगा, कौन चुनाव जितवाएगा। तो मुझे लगता है कि यूपी के जो राजनीतिक हालात हैं बहुत ही डामाडोल हैं। आज की तारीख में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां कांग्रेस भी की स्थिति भी अच्छी नहीं है, समाजवादी पार्टी की भी अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी में अगर ये भाईचारा बनता है तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ठीक हो जाए। तो आगे का जो क्या कहने चाहिए प्रधानमंत्री का वो है, वो चुनाव के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि भाई क्या हालात रहते हैं। आज तो अनिश्चितता की स्थिति ऑलमोस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। जी, निशान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बताया कि कांग्रेस की स्थिति बहुत डामाडोल है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का मैं एक सवाल रखूंगा आपसे, क्या कांग्रेस इसमें कुछ अपने आप के लिए बचा पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या कहना चाहेंगे निशांत वर्मा जी? देखिए, 2017 का जो इलेक्शन था, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी सीएम पद के उम्मीदवार के से लड़ा था। उस समय उत्तर प्रदेश सूबे में तकरीबन 14 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 3.5 करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था।
ना जी, भूलें कि बहुजन समाज पार्टी को 2 करोड़ वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को भी 2 करोड़ वोट मिले थे अमूमन, और कांग्रेस को लगभग 50 लाख वोट मिले थे। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। जी, और उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को 3.5 करोड़ वोट मिले थे, वो एक बहुत बड़ा जंप था उससे पुराने वाले इलेक्शन के मुकाबले, 2012 के जी, मुकाबले। आज जो परिस्थिति है इसके अंदर लोग ये भूल जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अपना अपना तकरीबन 2 करोड़ वोटर तो पिछली बार भी था जबकि मोदी लहर थी और कोई सीएम पद जी, का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। कांग्रेस की जी। जो बात आती वो तो बिल है ही चौथे नंबर पे, वहां पे 50 लाख का वोट मिला था उसको, उससे ज्यादा का अभी भी अपेक्षित नहीं है। भूपेंद्र रावत जी से मैं एक सवाल रखना चाहूंगा और वह सवाल बड़ा अहम रखता है। देश की राजनीति के अंदर जो योगी मोदी के लिए चुनौती है या अवसर, जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं, भूपेंद्र रावत जी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ में। मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारे किसान 24 घंटे के लिए चौकीदार बन चुके हैं, जी, खेतों में चौकीदारी कर रहे हैं। जी, नगर और कस्बे और गांव के अंदर सांडों की मार से लोग मर रहे हैं। जी, घर के अंदर तक जाकर के, मैं बहुत बड़ी पैमाने पर उत्तर से घर घर में जाकर के बंदर बच्चों से महिलाओं से मारपीट करके खाना पीना लूट के ले जा रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई कोरोना से, महामारी जी, में। आप समझ लीजिएगा, बहुत भयंकर बेरोजगारी है। ये अवसर की बात नहीं है। लाइक देखिए, जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि इस समय किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता के नजदीक नहीं रह सकती है। जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके साथ, उत्तर प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री किसको बनाना है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मन जी, भी बना चुके हैं कि उनका भावी मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, जी, उस पर कभी चर्चा होगी तो मैं एडवांस में कर सकता हूं, और इवन सीट के मुताबिक भी कह सकता हूं उन्हें कितनी सीटें मिलनी है सुरेंद्र जी। और मैं जी, राजनीतिक तौर पर भी, मैं एक जी। बात आपको कहना, आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता भूपेंद्र के जी, साथ कहना। जनता इस बात पे मोहर लगा चुकी है, तो आपको उसका नाम देने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं देखिए अभी अभी इसलिए नहीं नाम दूंगा क्योंकि कई कारण है। लोग कहेंगे क्योंकि मैं किसी दल विशेष की बात कर रहा हूं। मैंने शायद कभी भी, अगर आपने मुझे सुना हो, तो मैं किसी के लिए ऐसा परोसने की बात नहीं करता। मैं दूसरी बात कह जी, रहा हूं, बिल्कुल। इस जी, पूरे बिल्कुल। मसले को आप पहले गंभीरता से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश तब्दीली करने वाला वो फाइनल कर चुका है किसी भी जी, कीमत पर। अभी जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है मामला। पंचायत के चुनाव में भी लोगों ने उबर करके देखा है। अब आता है सवाल कि ये सब जो समीकरण है, इसके बावजूद एक बात महत्वपूर्ण है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सुरेंद्र जी, जी, कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास एक स्टेक है कि ये देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए, 17 रुपए रोजाना पे करता है। जी, इस कड़ी पर भी पढ़े लिखे किसान परिवार के बच्चों को समझना चाहिए कि अगर 1 लीटर पेट्रोल भी उनका परिवार रोज इस्तेमाल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी कोरोना काल में 32 रुपए रोजाना की डकैती डाल रहा है। अगर उनके घर पे 1 लीटर डीजल का उपयोग हो रहा है, तो 32 रुपए की डकैती डाल रहा है। इस कोरोना काल में आपको मैं सिर्फ ये मैं हिसाब लगा रहा था कि 20,000 रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष किसान के घर से पेट्रोल, डीजल और गैस से लूट रहा है, डकैती डाल रहा है मोदी, और 6,000 की वापसी कर रहा है। इतनी बात किसानों को समझ आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस को रखना इसलिए मजबूरी है। योगी आदित्यनाथ बात, क्योंकि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र का है। और कैसे हिंदू राष्ट्र? मोहल्ला में नथुपुरा गांव है सुरेंद्र जी, वहां जी। अनुसूचित जाति की महिला प्रधान कुर्सी पर बैठी थी, पंचायत घर में अधिकारियों से संवाद कर रही थी ऑनलाइन। जी, भूपेंद्र रावत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी ध्रुवीकरण करने का उनकी वजह से हो रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि राम मंदिर के निर्माण की अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद, संत चिन्मयानंद जी, बहुत बड़े संत होते थे, जो जी, जिनकी सैकड़ों सीढ़ियां नंगी नग्न उनकी उजागर हुई है। तो जी, अभी पूरी आरएसएस की क्रेडिबिलिटी पूरी देश के अंदर भगवा कलर में खत्म हो गई। उनकी मजबूरी थोड़ा समझिएगा। जी, ये जो आपको आपको ये योगी और मोदी का द्वंद्व दिखता है, आरएसएस, पहले आप देखिए, संघ परिवार की 57 शाखाएं हैं।
जी उन शाखाओं में से एक शाखा भारतीय जनता पार्टी भी है। जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा है, जिस शाखा में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे प्यादे हैं, प्यादे संघ के प्यादे, आप समझ रहे हैं ना। तो किसको कब कहां बढ़ाना है, अभी जो सबसे बड़ा इनका लक्ष्य है वो है कि किसी भी तरीके से इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ाने की लड़ाई को लेकर, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और वो जो चोला है, वो चोला पहन रखा योगी आदित्यनाथ ने। आज की फिर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा पहली बात आप समझ लीजिएगा कि मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं सुरेंद्र जी, की नदियों के किनारे जी मुस्लिम अपने शव लेकर नहीं जाते हैं, ईसाई लेकर के नहीं जाते हैं, पारसी लेकर के नहीं जाते हैं, वहां लेकर जाते हैं हिंदू, जैनी और सिख और बौद्ध। आप समझ रहे हैं ना। जी और इनमें भी मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हजारों लाशें, क्योंकि सभी लाशें ऊपर नहीं आई, कई लाशें जिनको नदी के नीचे ही मछलियां खा गई होंगी, जो पानी में जो बड़े जंतु होंगे वो खा चुके होंगे जीव जंतु। तो जो लाशें ऊपर करके तैर के आई, जिनको नदियों में चील, कौवे, गिद्ध और कुत्ते नोच कर खा रहे थे। जी जो आपने देखा नदी किनारे, जो नदियों के किनारे शमशान की जगह के इर्द गिर्द तमाम जो कब्रिस्तान हिंदुओं ने बना दिए, रेत के नीचे जो लाशें दफन की, जिनको कुत्ते और जंगली जानवर खोद करके खा रहे थे, चील कौवे मंडरा रहे थे। ये सब दृश्य जिस राज्य में हो चुका हो, इससे बुरा हश्र हो हिंदुओं का क्या हो सकता है। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा क्योंकि समय सीमा हमारे पास खत्म होती जा रही है, और वो सवाल ये है, जिस तरीके से भूपेंद्र रावत जी की लगातार आक्रामक भाषा शैली रही है और उन्होंने बात बयां करी है कि जो दर्द है उत्तर प्रदेश का, किसानों का, तमाम मुद्दों पे उन्होंने रोशनी डाली है, उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की भविष्य और राजनीति क्या रहेगी, किस नजर से देखते हैं? आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की भविष्य को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। रावत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं, नदियों में लाशें या किसानों के जो हालात हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश गांव का रहने वाला हूँ। वहां भी खेत बहुत सारे इसलिए खाली पड़े रहते हैं कि वो उसकी फेंसिंग नहीं करवा पाए, गायें चर गई, सांड चर गए। तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक बात है, किसान की 24 घंटे की नींद हराम है और किसान की ये हालात है, ऊपर से कोरोना में ये हालात है, कोई नहीं है, ये सब रिपोर्ट नहीं आ रही। गाँव की हालात है बहुत पहले, पिछले उसमें भी कोरोना काल में बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी उत्तर प्रदेश के गाँव की, हमें कई सारी रिपोर्ट मिली थी, अभी भी खराब है। तो इस तरह से जो हालात खराब हैं, और बीजेपी का तो देखो आरएसएस का तो एजेंडा है, आरएसएस के दुश्मन नंबर 1 मुसलमान है और उसके बाद दलित जितने भी हैं और क्रिश्चियंस, ये उनके दुश्मन हैं। तो वो अपने आप मरे चाहे आपदा मारे। डेमोक्रेटिक लोग भी हैं सुरेंद्र जी, डेमोक्रेटिक लोग भी हैं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक लोग भी हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो भी उनका दुश्मन है, चाहे कोई भी किसी भी जाति बिरादरी धर्म का हो। तो ये एक अति होती है। मैंने अभी पढ़ा था, जो हिटलर और मुसोलिनी की कहानी पढ़ी थी कि वो तानाशाह थे और इस कदर तानाशाह थे, उन्होंने लाखों लोगों को मरवाया, लेकिन उनका अंत क्या हुआ? मुसोलिनी को मार के उसके 18 साथियों के साथ, उसकी घरवाली के साथ में लाश को उल्टा लटका के, उसकी लाश के उसके मुंह में पेशाब करी लोगों ने, औरतों ने उसको जूतों से मारा। उससे हिटलर इतना घबरा गया था कि 2 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली और कह दिया मेरी डेड बॉडी को तुरंत जला दिया जाए। तो ये जो आतंक की एक कहीं न कहीं सीमा है, एक लिमिट है, और लोगों की भी सीमा है कि जो गरीब और क्या कहना चाहिए मजलूम मजबूर हो गए हैं, आज मजदूर कर दिए हैं, जो जीएसटी और अपना नोटबंदी और कोरोना से जो मजबूर कर दिए हैं, तो कभी तो ये सोचेंगे, इनके दिल की कहना चाहिए हाय तो लगेगी इनको, और वोट डालते वक्त ये सारी चीजों को ध्यान में जरूर देंगे, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म के हैं। आज कोरोना काल में पिछले 2 साल से केवल शेड्यूल्ड कास्ट या मुस्लिम परेशान नहीं है, हर जात बिरादरी धर्म का व्यक्ति परेशान है। उसे ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना कहीं कुछ मिल रहा है। रेलों में जब गए तो उनकी रेलों को घुमा दिया गया, जो 24 घंटे में पहुंचनी चाहिए थी वो 7 दिन में पहुंची ट्रेन। उनको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि ये मरे,
और ये सरकार के कहने चाहिए कि ऊपर वाले की कृपा से उनको आपदा अपने आप आ गई, जो उनको मौका मिल गया है कि ये मर रहे हैं तो मरे। सरकार मरने में मदद कर रही है, उनको जिंदा करने में मदद नहीं कर रही। ये बड़ी दुखद स्थिति है देश के लिए। जी, भूपेंद्र रावत जी, आप अपनी बात को कहें 1 मिनट के अंदर। जो सुरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन के कारण पैदल चलते चलते बहुत घर जिंदा पहुंच पाए, वो कोरोना से मरे, जो कोरोना से नहीं मरे वो जहर से मर रहे हैं, जो जहर से नहीं वो पुलिस की लाठी से मर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़े दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि जब प्रजा मूर्ख हो तो उनका राज करने वाला अपनी नाकामियों को भी जश्न में तब्दील कर देता है। मुझे ठीक नरेंद्र मोदी लगता है उनमें से, जिसने ताली और थाली बजवा दी, घंटी घड़ियाल बजवा दिए। अब वो वैक्सीन के नाम पर, अरे वैक्सीन की जरूरत भी क्यों पड़ी है, देश में कोरोना क्यों फैला, इस पर चर्चा नहीं करता है। आप समझ रहे ना? तो अब मैं ये मानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे ताकतों के बूते, एक बड़ी बात है कि अब हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है, उसके पास एक एक संदेश पहुंच रहा है। वो जान चुका है कि 31 जनवरी को सरकार अगर रोक देती 2020 में, तो कोरोना में ना लोग मरते, ना बर्बाद होते, ना नौकरियां जाती, ना पुलिस की लाठियों से जान जाती, ना ट्रेन से कट के मरते, ना गाड़ियों से कुचल के मरते, ना चलते चलते भूख से मरते। और अब तो आत्महत्या का दौर आ गया। उत्तर प्रदेश में एक परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर दी, आज का दिन का घटना है, बेरोजगारी के कारण। और वो तो उजागर हो रहा है। बड़ी घटनाएं हैं जो उजागर ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं सुरेंद्र जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस मर्जी चेहरे को लेकर आ जाए, उत्तर प्रदेश में सत्ता में दूर दूर तक उसका कहीं मुझे छोड़ नजर नहीं आता है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। जी, तमाम जिस तरीके से स्पीकर्स ने बताया कि इस वक़्त सरकारें और जिस तरीके से देश के अंदर एक परिवर्तन है और बड़े लोग इस वक़्त गुस्से में हैं, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, लोगों को बेड नहीं मिले हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उनको आखिरी चिता भी नहीं मिल पाई है। इस तरीके को देखते हुए कहीं न कहीं यह गुस्सा वोट के ऊपर भी जाएगा। अब देखना ये है कि 2022 और 24 के अंदर क्या परिवर्तन रहता है। आप सभी ने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।